हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो डिफरेंट एक्ट्स में कुछ एक्ट बच गया था, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 की, तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। जो मॉर्ले थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो मिंटो थे वो थे इंडियन वायसरॉय। तो अब बेसिकली इसमें जिस चीज़ के लिए ये फेमस है वो है सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो एक बार हम लोग बस बैकग्राउंड देख लेते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट में हुआ क्या था। जैसे सबसे पहले ना इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो हम लोगों को पता है कि अक्टूबर 16 1905 को बंगाल पार्टीशन हुआ था। ठीक है। और बंगाल पार्टीशन में बेसिकली जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। तो इनको भी पता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा अगर रहती है तो कहीं ना कहीं इनको रूल करने में परेशानी होगी। ठीक है। तो होता ये है कि 1906 में अक्टूबर 1906 में बेसिकली कुछ लीडर्स होते हैं जो जाते हैं और वो मिलते हैं बेसिकली मिंटो से, जिसको सिमला डेप्यूटेशन नाम दिया गया है। ठीक है। जो सिमला डेप्यूटेशन हुआ, इसके जो लीडर थे, जिन्होंने लीड करा था इसको, वो थे आगा खां। ठीक है। तो ये लोग बेसिकली जाते कहाँ हैं? मिंटो के पास, और उनसे ये डिमांड किस चीज का करते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो ये मिंटो है, इनको भी ये लगता है कि ये तो इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का, तो ये इस मौका को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे कहीं ना कहीं। तो इन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। जब हम लोग कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे। ठीक। तो ये जो हमारा फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट बना, तो उसमें ये प्रोविजन आया सेपरेट इलेक्टोरेट का। उसके बाद इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सबसे पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये इसी एक्ट के थ्रू प्रोविजन लाया गया था। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन मेंबर रहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉयसरॉय में, वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। कि वो कौन से पहले इंडियन मेंबर कौन से थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉयसरॉय में थे? तो वो हुए सत्येंद्र नाथ सिन्हा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम लोग जानते हैं कि इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। बेसिकली इनका ये मानना था, जो ब्रिटिशर्स है ना, इनका ये मानना था कि इस एक्ट के थ्रू हम इंडिया को हम लोग बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था डिवोल्यूशन रूल का। तो बेसिकली जब हम लोग कहते हैं डिवोल्यूशन रूल, इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट है ना, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक सेंट्रल, दूसरा प्रोविंशियल। जो भी ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट थे उनको सेंट्रल में रखा गया, जो भी मैटर प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे उनको प्रोविंशियल में रखा गया। ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग सपोज बात करें सेंट्रल में, तो जो रेलवे था वो किस में जाएगा? ऑब्वियसली सेंटर के पास जाएगा। उसके बाद जो फाइनेंस का मैटर है वो किसके पास जाएगा? वो भी इन्हीं के पास जाएगा। तो जो जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें सेंट्रल में, और जो बाकी चीज़ें रह गई वो प्रोविंशियल में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है डायरकी सिस्टम। ठीक है। तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि अभी जस्ट 2 साल पहले 2016 या 17 में ये क्वेश्चन आया था डायरकी सिस्टम का प्रीलिम्स में। तो यहाँ ये जो डायरकी सिस्टम था वो बेसिकली प्रोविंस में था। ठीक है। ध्यान देना है, ये कहाँ पे था? प्रोविंस में, ना कि सेंटर में। ठीक है। तो यहाँ ना जिन लोगों को नहीं पता है कि फिर प्रोविंस क्या था, उनको बस मैं यही बता दूँ एक चीज़। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं प्रोविंस कहूँगा और तुम क्या समझना? प्रेजेंट डे स्टेट। ये फिर ज़्यादा आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो अभी जो हमारा स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड था यही हमारा प्रोविंस से। ठीक है। इसको ना हम लोग आगे फिर और डिटेल में देखने वाले हैं।
तो बेसिकली क्या हुआ कि जो प्रोविंस है उसमें डायरकी सिस्टम लाया गया, जिसमें ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो प्रोविंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होगा। क्या क्या नाम होगा उसका? एक होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का, दूसरा होगा रिजर्व्ड सब्जेक्ट का। जब हम लोग रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहते हैं ये मतलब रिजर्व है, या अगर हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल से समझे तो ये बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना उसको रिजर्व्ड सब्जेक्ट में डाला गया था, उसके बाद जो बाकी चीज़ें थी उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाला गया था। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था उसकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी थी? गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये बस याद रखना है। तो यहाँ पर जब हम लोग डायरकी कहते हैं ना तो पहला चीज ये कि ये किसके लिए था? प्रोविंस के लिए। और इसमें क्या किया गया था? दो कैटेगरी थे, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व। ट्रांसफर में कौन कौन? गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एडमिनिस्टर करेगा। जो रिजर्व है उसमें गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्टर करेगा। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ कि जो सेंटर था, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था सेंटर में, उसको अब रिप्लेस कर दिया जाता है बाई कैमरल सिस्टम से। जब हम लोग बाई कैमरल कह रहे हैं ना, ये वर्ड मीन्स यहाँ जरूर किसी न किसी इसकी बात हो रही है दो की। तो बेसिकली यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ स्टेट लाया गया और एक लेजिस्लेटिव असेंबली लाया गया, लेकिन ध्यान देना है सेंटर में लाया गया है ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, तो जब हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसको अगर हम प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट से अगर समझे ना, तो जैसे हमारा अभी राज्यसभा एंड लोकसभा कैसे है, ये भी बाइकैमरल ही है। ठीक है, तो उसी तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट किस में आया था? सेंटर में। और किस एक्ट के थ्रू? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। उसके बाद इसमें यह था कि डायरेक्ट इलेक्शन इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया ना कि किस एक्ट के थ्रू जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट आया था, तो वो हमारा कौन सा होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो इसमें यह था बेसिकली कि जो दोनों हाउसेस हैं, बेसिकली यहाँ पे ये इस दोनों हाउसेस की बात हो रही है, इनमें जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। ठीक है, उसके बाद अभी तक जब हम लोगों ने 1909 का देखा था तो उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट या जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो सिर्फ किसके पास था? मुस्लिम्स के पास। अब इस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया। अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड हुआ? सिख, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस। उसके बाद जब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसमें सिर्फ एक हाउस था, वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कहीं ना कहीं एक पावर दिया गया कि वो अब अपना बजट बना सकते हैं। ये पावर पहले इनके पास नहीं था, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया उसके तहत जो प्रोविंस हैं इनको ये पावर दे दिया गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि प्रोविंस मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं स्टेट की। ठीक है, जो प्रेजेंट डे से हम लोग इसको कनेक्ट अगर करने का देखें तो। उसके बाद एक हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है टू लुक आफ्टर द इंडियन ट्रेड इन यूरोप। उसके बाद एक और चीज थी इसमें कि जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है इनको अब ब्रिटिश एक्सचेकर से पैसे मिलेंगे। लेकिन ये एक्चुअली ना थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास पैसे जा कहाँ से रहे हैं? ठीक है, इनके पास जो जा रहे हैं वो तो यहीं से एक्सप्लॉइट करके पैसे जा रहे हैं। अब इनको या तो इंडिया से तुम पैसे दे दो या फिर ब्रिटिश के एक्सचेकर से दो, बात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये खुश करने के लिए था कि हाँ इनको ब्रिटिश एक्सचेकर से पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इवन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इसी एक्ट के थ्रू लिया गया था। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी है मैं उनको बस एक बेसिक चीज बता दूं, तब आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे जब अभी हम लोग देखते हैं तो जो हमारा सेंटर है उसमें हमारा क्या क्या है? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, ये इसको बेसिकली परमानेंट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का टेम्पररी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्टेट में भी क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट्स में है।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। बेसिकली ये जो एक्ट था ना, इट वाज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल, फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर देखो फेडरेशन का अगर हम लोग एक्चुअल मीनिंग देखें ना, तो बेसिकली ये एक एक्शन होता है जिसमें स्टेट्स फॉर्म होते हैं या वो ऑर्गेनाइज होंगे एक सिंगल ग्रुप में। वो सिंगल ग्रुप में ऑर्गेनाइज तो होंगे लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा। मतलब जैसे एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट, एक ये स्टेट, ये सब मिलेंगे एक साथ, ठीक है, लेकिन एक न एक इनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका होता है, फेडरेशन का। तो इसमें ना इन्होंने एक प्रोविजन दिया था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन होगा जिसमें जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनको तो ज्वाइन करना ही है, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। उनको अगर मन हुआ तो वो ज्वाइन करेंगे या उनको मन नहीं हुआ तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये जो इनका कॉन्सेप्ट था ना, ये फेल हो गया था बुरी तरीके से। ठीक है, जो ज़रूरी है अभी हम लोग आगे वो देखते हैं। यहाँ पर डायरकिएट सेंटर आया था, ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था डायरकिएट प्रोविंस, लेकिन इस एक्ट के थ्रू डायरकिएट प्रोविंस वाज एबोलिश्ड, वो हटा दिया गया था। अब हमारा डायरकी कहाँ पे है, सेंटर पर। डायरकी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके पीछे, फिर वही दो सब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो जो हमारे यहाँ पे डायरकी था उसमें कौन कौन से थे, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। ठीक है, सेम चीज हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट, लेकिन अब कहाँ पे, सेंटर में, ना कि प्रोविंस में। उसके बाद 3-fold डिवीजन ऑफ पावर आया, एक फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट तैयार किया गया। इसको भी हम लोग एक बार प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट से अगर समझें तो अभी भी हमारे पास 3 लिस्ट होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, उसके बाद एक होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें स्टेट के पास इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है इसके लिए एक्ट बनाने का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर, इसमें दोनों के पास एक तरीके का म्यूचुअल पावर होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, जो फेडरल है, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेसिड्यूरी पावर जो था वो किसके पास था। तो सी, जब हम लोग कहते हैं ना रेसिड्यूरी पावर, तो रेसिड्यू का मतलब क्या, जो चीज़ बच गया। जब इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट इन तीनों में कवर हो जाएं, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो इन तीनों में नहीं है वो आएगा रेसिड्यूरी पावर के लिस्ट में। ठीक है, तो इसका जो पावर था बेसिकली गवर्नर के पास था। गवर्नर डिसाइड करेगा कि हाँ कैसे बनाना है या कौन बनाएगा, अगर रेसिड्यूरी पावर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ या कोई मैटर आया तो। उसके बाद इसमें जो फेडरल लेजिस्लेचर है ना, उसमें अब 2 चैम्बर होने वाले हैं, यानी बाईकैमरल। ठीक है, बेसिकली जब हम लोग कह रहे हैं ना फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक है, तो वो इसको प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हो कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा है, तो उसी तरीके से अब फिर से बनने वाला है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो परमानेंट होगा, जो आज भी है राज्यसभा, और दूसरा एक बनेगा हमारा फेडरल लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, तो ये हमारा आज भी है। उसके साथ साथ एक चीज़ और कि ये जो फेडरल लेजिस्लेचर असेंबली जो है ना, ये कुछ भी बनाए, उनके बनाए गए किसी भी एक्ट को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। ठीक है, इसके पास सब पावर इसके पास था अभी। उसके बाद प्रोविजन एक था जॉइंट सिटिंग का इन केस ऑफ डेडलॉक, इसको अब हम लोग समझते हैं। ये एक्चुअली प्रोविजन आज भी है। सपोज अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर सहमति नहीं हो पा रही है ना, तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा इसी समय आया था कि अगर कोई ऐसा डेडलॉक का अगर ऐसा नौबत आता है तो उस समय एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट 6 प्रोविंसेस। अभी मैंने पहले ही आपको समझाया था कि अभी जो हमारे प्रेजेंट डे स्टेट्स हैं ना, सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो बिहार, यूपी, ठीक है, तो इन सब में क्या है हमारा कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो उसी तरीके से जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर के 6 प्रोविंस में उस समय लाया गया था।
उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है ना, ये अब किसको किसको एक्सटेंड हो गया, डिप्रेस्ड क्लास को, विमेन को एंड लेबर को। अगर हम लोग एक बार देखें पीछे की तरफ तो इसमें किसको गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ये गया था सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस। अब ये किसको किसको चला गया, मतलब ये बेसिकली एक्सटेंड हुआ डिप्रेस्ड क्लास, विमेन एंड लेबर को। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि जो हमारा सेक्रेटरी का जो पोस्ट था उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और राइट ऑफ अमेंडमेंट रिजर्व फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस एक्ट में अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा तो वो किसके लिए रिजर्व है, वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिजर्व। उसके बाद हम लोग देखें तो इसमें जो 3 चीज़ें हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सिंध को अलग किया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, बिहार उड़ीसा को सेपरेट, बर्मा जो है, जो आज प्रेजेंट डे म्यांमार है हमारा, इसको किससे इंडिया से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावे आज जो हम लोग देखते हैं ना कि एक है हमारा यूपीएससी, उसके बाद हमारे फिर स्टेट पीएससी आते हैं, फिर उसके बाद एक जॉइंट पीएससी आता है जिसको जेपीएससी कहते हैं। ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन ये दे दिया गया था। ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आया था, मतलब ये राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार ये दिया गया था लोगों को, लेकिन इसके लिए प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन थी। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप जाकर के वोट दे दो, वरना नहीं जाओ। ठीक है, कुछ ऐसा था। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, एक फेडरल कोर्ट का था। ठीक, तो बेसिकली एक यहाँ पर फेडरल कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो फेडरल कोर्ट एक बनाया गया था, उसमें यह था कि सपोज अगर दो प्रोविंस के बीच अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ तब आप इसमें जा सकते हैं, या प्रोविंस के बीच या सेंटर के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तब आप इसमें जा सकते हैं, इसलिए एक फेडरल कोर्ट भी बनाया गया था। ठीक है। तो एक बार हम लोग आगे देखो, एक बार ना बस ये वाला जो हमारा मैप है ये हम लोग देख लीजिए, बेसिकली 1931 का है। अभी इस मैप में बिहार एंड उड़ीसा साथ दिख रहे हैं, जब 1935 एक्ट आया तो इनको अलग कर दिया जाता है। ये बर्मा जो अभी इंडिया का पार्ट दिख रहा है ये अब क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और सेम यहाँ पर होता है सिंध के साथ। ठीक है। और इसके बाद फिर जो हमारा एक नेक्स्ट या जो सबसे लास्ट में आता है वो है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत आसान है, इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन क्यों नहीं दिया गया था। इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि अब सब कुछ कौन तय करने वाली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। ये इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पॉलिटी के लेक्चर में। ठीक है। उसके बाद 2 डोमिनियन एस्टेब्लिश किया गया था इसी एक्ट के थ्रू। कौन कौन से थे, एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद ये था कि जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब हम लोग कह रहे हैं ना दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट या ईच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो बेसिकली हम लोग यही इंडियन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। ठीक है। इनको अनलिमिटेड पावर था, ये जिस तरीके से चाहे अपने देश के लिए संविधान बना सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सजरेंटी था क्राउन का ओवर इंडियन स्टेट टर्मिनेट, मतलब अब इनका सब कुछ खत्म हो चुका था जो ब्रिटिश क्राउन था उसका। ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला जो हमारा लास्ट एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये खत्म होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।